स्वागत है आपका शीतल जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। नमस्कार। मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि आपसे एक मुलाकात की जाए, खास तौर से चर्चा की जाए एक ऐसे विषय के ऊपर जो विषय पे उस पे चर्चा तो सभी जगह हो रही है, लेकिन उसका एक खास कोण है, जिस कोण को अभी तक टटोला नहीं गया है। और वो ये है कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, उस वक़्त भी उसमें जो चंदा लोग दे रहे थे, धार्मिक कम राजनीतिक उत्साह से, उसके अंदर जो इनकम टैक्स का घपला हुआ था उसको बड़ी कुशलता से दबा दिया गया। उसके बाद फिर जमीन घोटाले को जब संजय सिंह ने उठाया, उसको भी दबा दिया गया। उसमें संजय सिंह के ऊपर टूट पड़े सब लोग। उनको कल ही संजय सिंह ने मुझे बताया परसों कि उनको गालियों भरे संदेश आते थे, फोन आते थे धमकी भरे, ये सब उसको भी दबा दिया गया। तो इस आंदोलन और राम मंदिर बनाने की प्रक्रिया के ऊपर जितनी भी कभी आपत्तियां उठाई गई, जो उसके आर्थिक पक्ष के ऊपर उंगलियां रखी गई, उनको न कभी तरजीह दी गई, न उनकी जांच की गई, न उसमें कोई पारदर्शिता दिखाई गई और लगातार उस मसलों को दबाया जाता रहा। लेकिन ये जो मसला उभरा, इसको दबाने की कोशिश की गई लेकिन वो दबा नहीं पाए, क्योंकि ये अंदर से निकल रहा था और एक तरह से कुछ इस तरह की शक्तियां इसके अंदर सक्रिय थीं, जिनके चलते इसको प्रबंधित कर पाना न उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, न केंद्र सरकार के लिए, न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए मुमकिन हो पा रहा है। इससे एक संभावना निकलती है, जो कभी कभी दिखाई भी पड़ता है, उसके प्रमाण भी मिलते हैं, परिस्थिति जन साक्षी सही प्रमाण भी मिलते हैं कि ये संघ परिवार के एक गृह युद्ध का भी नतीजा है। और उस गृह युद्ध के केंद्र में यह है कि जो रामलला का मंदिर है, उसके ऊपर कब्जा कैसे किया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब्जा करने में सफल रहा, चंपत राय जी उसके मुख्य कारकुन थे, बाकी सभी लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे। अब स्थिति ये बन रही है कि पीएमओ की तरफ से इस तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं कि नृपेंद्र मिश्र को इसका सीईओ बना दिया जाए और चंपत राय को यहां से हटाकर विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में बैठा दिया जाए। वैसे भी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ही तकनीकी रूप से, और अगर संघ को नृपेंद्र मिश्र के सीईओ बनने पर कोई आपत्ति है, और वो आपत्ति संघ कोई खुल के अखबार में बयान देकर तो जारी करता नहीं है, लेकिन उनको आपत्ति है, वो नहीं चाहते, वहां पे उनके सीईओ बनने का मतलब होगा कि सारा कुछ पीएमओ के हाथ में चला जाएगा। इधर योगी जी अपनी लफाजी कर रहे हैं लगातार, और कुछ इस अंदाज में लफाजी कर रहे हैं केवल एसआईटी बना देना ही उनके लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। जैसे एसआईटी उन्होंने बना दी और उनके कर्तव्य की इतिश्री हो गई, वो अपना चला रहे हैं। वो भी अपने तरफ से कुछ न कुछ इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। कुछ और भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो गया, पीएमओ हो गया, सीएमओ हो गया, ये सब एक दूसरे से इस मामले में भिड़ रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो आप इस नजारे को कैसे देखते हैं? कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा है जो पहले नहीं था, इसीलिए इसका भंडाफोड़ भी हो पाया, वरना ये इस तरह भंडाफोड़ नहीं होता इसका। जी शीतल जी। देखिए, निश्चित तौर पर जब आपने जो पिछली घटनाएं बताई वो आंदोलन का दौर था, उसमें आंदोलन का ज्वार था, तो उस समय जो आंदोलन के लिए चंदा हुआ था उसके घोटाले की बात आई थी, और चूंकि उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, वो रिकॉर्ड कहीं पब्लिक नहीं किए गए, उसका कुछ आकलन नहीं हो पाया। फिर इनकम टैक्स वाला इशू आया, वो तो खैर उसमें सबसे बाहर कर दिया जाता है सबको। और मतलब हर बार ये आरोप तो हमेशा लगे, जब शिला पूजन हुआ तब लगे, जब इन्होंने अभियान चलाए और उसके लिए धन इकट्ठा किया तब हमेशा ये आरोप इन पर लगे। लेकिन तब तक मंदिर चूंकि बना नहीं था, मंदिर बनना था, मुकदमे चल रहे थे, आंदोलन हो रहा था, और लोगों में जो भावना थी उसको लेकर, उस भावना में एक युद्ध की स्थिति थी। वो चूंकि उसमें ये था कि हम मुसलमानों से बदला ले रहे हैं 500 साल का, कुछ इस तरह की कहानी बना के लोगों के मन में बसाई गई थी। और हमारे समाज में जाहिर है इन दो धर्मों के बीच एक लंबा साहचर्य भी है और लंबी थोड़ी बहुत उसमें खट्टाई भी रहती है, क्योंकि दो अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग पूजा पद्धति है,
आचार विचार है, खान पान है, भाषा बोली है, रहन सहन है, और इस्लाम का जो कि अंतर्राष्ट्रीय फलक बहुत बड़ा है, हिंदुइज्म का उस तरह से नहीं है, तो वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहता है, और एक उसको जो है पॉलिटिक्स खतरा बता के सामने कर देती है। तो बहुत से लोग उससे मतलब बहुत सारी इतिहास वगैरह की घटनाएं या दुनिया में घट रही घटनाओं के साथ जोड़ के, और बहुत सारा ऐसा साहित्य वगैरह हर धर्म में रहता है, और इस तरह के धर्म जो अब्राहमिक हैं इनमें लड़ाई झगड़े का बहुत माल मसाला है, और हमारे धर्म में भी कोई कम नहीं है, सारे हमारे दोनों महाकाव्य युद्ध पर ही हैं। तो हालांकि हम अपने को शांति वगैरह की बात करते हैं, हर एक आदमी अपने को शांति का मसीहा बताता है और युद्ध लड़ता रहता है। तो ये धर्म, इस्लाम का तो मतलब ही ये रिलीजन ऑफ पीस, रिलीजन ऑफ पीस नाम ही रखा जाता है, और उसको जो है लोग मजाक में कहते हैं रिलीजन ऑफ कट पीस। तो चूंकि जाहिर है कि इस धर्मों के, वो हमसे ज्यादा पाकिस्तान के लोग कहते हैं, पाकिस्तान में जहाँ लोग मतलब ज्यादा है और जहाँ अक्सरियत उनकी है, तो वहाँ आलोचना भी उसमें से निकल के आती है, और उसमें खूब मजाक मीम बनाते रहते हैं, बोलते हैं, उसी को यहाँ वाले भी ले लेते हैं, राइट वाले फिर अपना यूज करते हैं। तो सभी धर्मों का इस तरह से है। हिंदू धर्म के बारे में जाने कितनी बातें हैं, या हमारे यहाँ सब जगह लोग कहते हैं जातियों में विभक्त होने की वजह से और बातें हैं। खैर, तो इन पे गए बिना, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा और हम लोग फंस जाएंगे इसमें, ये फंसाने के लिए ही है। तो ये उस आंदोलन के ज्वार में ये बात दबी रही। फिर जब मंदिर बनना शुरू हुआ था, तो जमीनों मीनों का हुआ, तब मंदिर बनना शुरू हुआ था। तो उस समय जब संजय सिंह ने उस मुद्दे को लिया, शंका तो हुई, लेकिन दरअसल संजय सिंह ने जब मुद्दे को लिया, ये लगभग वही समय था जब संजय सिंह की पार्टी का जो क्रेडेंशियल था वो दिल्ली में डाउन होना शुरू हुआ था, और उस पर आरोप लगने शुरू हो गए। और वो चूंकि वो भी तीसरी बार सत्ता में आ चुके थे, तो सत्ता में आने के जो बहुत सारे दोष होते हैं वो सब उन पे चिपकने लगे थे। और फिर कुछ रहा भी ऐसा कि वो जो कहा जाता है ना कि किसके क्रेडेंशियल पे लोग विश्वास करते हैं, मुझे लगता है कि अगर वो बात किसी इस जगह से आई होती जहां से आने से उसका असर पड़ता, तो बात बनती, तो वो नहीं बन पाई। लेकिन वो शंका तो हो गई थी। संजय सिंह को इसका श्रेय जाएगा कि उन्होंने ये शंका तो पैदा कर दी थी समाज में कि सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन वो शंका इस तरह से आकार लेगी जैसा उसने अब लिया है, वो इसकी वजह ये है कि अब मंदिर बन चुका है एक हद तक। संपूर्णता तो अभी उसमें होनी है, लेकिन मंदिर न सिर्फ बन चुका, मंदिर प्रयोग में है धर्मिक कार्य के, पूजा पाठ हो रहा है, दर्शनार्थी आ रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, अब एक पूरी प्रक्रिया चल रही। तो जब चीज स्थिर हो गई और उसका जो आंदोलनात्मक स्वरूप था वो खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया सामने, तो अब रिजल्ट आने के बाद स्कूल के संचालन में अगर गड़बड़ी हो रही है, तो अब जो है बर्दाश्त करना मुश्किल है। एक तो परिस्थिति ये है, दूसरे जो आपने कहा बिल्कुल, जब जहां जहां संचय किसी भी चीज का होता है, सत्ता का संचय हो, धन का संचय हो, पानी का ही संचय हो किसी चीज का, तो फिर उसमें गड़बड़ियां होना शुरू हो जाती हैं और उसमें विपरीत ध्रुव बनना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि पीएमओ में दूसरी तरह का विचार हो और आरएसएस मुख्यालय में दूसरी तरह का विचार हो इस मंदिर के संचालन को लेकर। फिलहाल संचालन आरएसएस के पास है, जिसमें पीएमओ के भी नृपेंद्र मिश्र भी उस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी उनके पास है, निर्माण के लिए उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों को, लार्सन एंड टोब्रो और टाटा वगैरह को काम दे दिया है, जिससे किसी किस्म की बात ना हो। लेकिन सप्लाईज वगैरह का जो काम है, मटेरियल सप्लाईज वगैरह का, वो आरएसएस के ही लोग कर रहे हैं। उसमें भी भारी गड़बड़ी की भारी शिकायतें हैं, तो लूटमार बड़े पैमाने पर हो रही। इससे ये पता लगता है कि जो चीज छुपाई जा रही है बड़े लेवल पर, जिसकी मुझे शंका है, वो ये है कि यहाँ से धन, और जिसको गोविंद राव नाम के एक सज्जन पर वो बात जाती है, जो कर्नाटक से हैं, अवध प्रांत में आरएसएस का काम वाम देखते थे, अब मंदिर के कामों से बहुत मतलब प्रशासन से बहुत गंभीरता से जुड़े हुए। गोपाल राव उनके जो भतीजे हैं कोई या भांजे हैं कोई, इन सब लोगों के भतीजे या भांजे, सभी ये जो प्रमुख नायक खलनायक हैं इस आयोजन में उनके नाम आए हैं। उनके बारे में कहा जाता है वो बोरियां भर के ट्रेन से गुजरात जाया करते थे और जहाज से लौटा करते थे। ये मामला पता नहीं कैसे नेपथ्य में डाल दिया गया, और वो टीनू यादव को सामने करके, जो एक ड्राइवर और कम छोटा मोटा है,
उसमें सारी वो तोड़ी गई। एक तो यादव हुए या मुसलमान हुए, इन सबको हमारे समाज में जो बृहत हिंदू समाज है पहले से निशाने पर ले पाने में जो वातावरण है वो सक्षम रहा है राइट विंग का, क्योंकि उनके लोग यहाँ मुख्यमंत्री वगैरह रहे और बीजेपी के लिए चुनौती रहे हैं, तो इसलिए उनकी पूरी कम्युनिटी को एज ए होल एक हम लोगों ने खलनायक जैसे स्वरूप में कर दिया है, जैसा उन्होंने मुसलमानों के मामले में किया है, उसी तरह से एक हद तक यादव वाले मामलों में भी किया है। तो उन्होंने इसीलिए सब मीडिया वगैरह में, चूंकि इस तरह की हमारी कुआदत है, ये एकदम कुआदत है, तथ्यहीन होती है ज्यादातर बार। जैसे एफआईआर में उसका नाम 8वां है, लेकिन हर चैनल पर, हर पोर्टल पर, हर जगह पहला नाम टीनू यादव और तमाम उसके साथ कहानियां। अभी भी एक सज्जन तो वहाँ बाबा बैठे हुए हैं अयोध्या में, वो उन्होंने वीडियो जारी किया है कि टीनू यादव को फांसी होनी चाहिए और बाकी सबको 6 महीने की सजा देके छोड़ देना चाहिए। क्यों भाई इस तरह की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण है, उसमें 5 या 6 लोग अपराधी जो 8 जिनका नाम है पहले, उनमें 5 शायद ब्राह्मण है, एक कायस्थ है और हाँ 2 यादव हैं, एक टीनू यादव, एक उनका कोई भतीजा भी 1 महीने पहले वो किसी 4th क्लास के काम के लिए लाया गया था, तो उस बेचारे को भी रगड़ दिया गया है। तो खैर ये तो पूरा आईवाश है, ये एफआईआर तो आईवाश है। गरीब छोटे लोगों पर सारी कहानी डाल के ये बताना छोटी चोरी हो रही थी, ये छोटे जेब का टाइप लोग थे, ये थोड़ा बहुत सीसीटीवी में दाएं बाएं करके 40 दिन में समेट देना चाहते हैं पूरा मामला। यस, उन गरीबों पर या साधारण लोगों पर जो शायद उस चोरी में किसी हद तक शरीक भी रहे हो, क्योंकि जाहिर है बिना नौकरों के तो काम तो सब उंगलियां ही करती है ना, तो उंगलियों का प्रयोग तो हो रहा होगा, लेकिन अब किस लेवल पे किसका था, कोई जांच ढंग से हो। तो अब जैसे ये मामला छिपाने की कोशिश हो रही है, वैसे जांच भी अजीबोगरीब तरीके से हो रही है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनका कोई रिमांड वगैरह नहीं लिया गया, बिना पूछताछ के। पता नहीं अब उनके यहाँ जब ये आलोचना हुई कि रिमांड नहीं लिया गया तो उनके घर पुलिस भेज दी गई, छापा मार रही है। वो सब साधारण लोग हैं। मैंने दवायर की रिपोर्ट पढ़ी और अन्य की पढ़ी, उसमें जो ब्राह्मण लोग भी फंसाए गए हैं या पकड़े गए हैं या जो भी है, उनके घरों पे जाके दवायर की रिपोर्टर ने सब किया है। ऐसा कोई खरबपति अरबपति उसमें से नहीं है, साधारण लोग हैं। थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गया, किसी के घर में बुताई होगी, किसी ने कोई पूजा पाठ करा लिया, 2-4 हजार लोगों को खाना खिला दिया, इतने से गुनाह में सारा ये करोड़ों का जो मामला है, बड़ी डकैती को इन छोटे चोरों पे लादने की बड़ी कोशिश हो रही है। एक तो ये, और ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि तीनों कोण, मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और नागपुर में आरएसएस का कार्यालय, तीनों अपने अपने एंगल से इस परिस्थिति को अपने पक्ष में घटा लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये अंतर्विरोध उनमें है। इसकी पूरी शंका करने की वजह है, और मैं आपकी शंका से सहमत हूँ। अब ये जी 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 कहें आप कहें हो गया। हाँ, अब इसमें ये जो आपने जो पकड़े गए हैं, इनके जो मामूलीपन के बारे में बताया, वो बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये मानता हूं कि अगर इन लोगों ने, जैसे आपने कहा कि उंगलियों से आपने उंगलियों के रूपक का इस्तेमाल किया, कि ये तो उंगलियों के जरिए ही एक टीम होती है पूरी, इसमें छुटभइये होते हैं, उनके जरिए ये सब घोटाले वगैरह किए जाते हैं। इतना बड़ा घोटाला 1-2 व्यक्ति तो अकेले नहीं कर सकते। तो इन्होंने अगर ज्यादा से ज्यादा खाया होगा तो एक एक व्यक्ति ने 4-4, 5-5 करोड़ रुपए खाया होगा। मान लिया 2021 से खा रहे हैं, इससे भी कम होगा, काफी कम होगा। लेकिन मैंने और संजय जी ने जब बातचीत हम लोग कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक एस्टिमेट लगाया, एक तखमीना लगाया, तो ये घोटाला तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का है। और उनका कहना था कि 2021 से लगातार घोटाला जारी है। और जो बीच में कुंभ हुआ था, कुंभ में ये लोग कह रहे हैं कि वहां पर इतने लोग आए, वो केवल 84 लाख रुपए या इतने ही रुपए केवल जो है ना, वो 84 करोड़ रुपए का ही चंदा आया, मतलब। लेकिन चंदा उसमें कुंभ के दौरान 2500 करोड़ रुपए का चंदा आया, जिसको छिपाया गया, और उसका बड़ा हिस्सा सब लोगों ने खा लिया और दबा लिया। उसको जोड़ लिया जाए जमीन के साथ जो जमीन खरीदने में जो घोटाला हुआ है, वो 300 से 400 करोड़ रुपए का था। और मंदिर की लागत 1900 करोड़ से 2150 करोड़ रुपए के बीच में बताई जाती है, जिसमें अभी तक 1600 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ।
अगर इसमें 40% कमीशन, जिसका नृपेंद्र मिश्र ने आज तक खंडन नहीं किया है इस आरोप का, वो जोड़ दिया जाए तो 640 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे इसी के अंदर खाए गए। अभी तक 1600 करोड़ में 600 करोड़ उसका प्रतिशत बनता है, 640 करोड़ खाए गए। तो इस तरह ये 2000 करोड़ का घोटाला है। अब ये 2000 करोड़ रुपए टिन्नू यादव और फलाने मिश्रा और फलाने शुक्ला की जेब में तो जा नहीं सकते। यहां तक कि 2000 करोड़ रुपए अकेले खाना गोपाल राव, चंपत राय और उनके और जो अनिल मिश्रा है, इनके बस की बात भी नहीं है। एक हिस्सा इनका उन्होंने खाया होगा, लेकिन इनके बस की बात भी नहीं है ये बात। तो इससे ये पैसा यदि ये जांच होगी और ये पता लगेगा, ये आपके आकलन से मैं इससे भी सहमत हूँ, जो आर्थिक आकलन आपका है प्लस माइनस इसमें आप 10% 15% छोड़ दें, लेकिन इस पैसे का अधिकांश हिस्सा अगर जांच होगी तो मुझे इस पे पूरा विश्वास है कि ये आरएसएस के विभिन्न प्रकल्पों के काम के लिए खर्च हो रहा है जी। क्योंकि आरएसएस जिस तरह से काम करता है उसमें कोई चीज उसकी जवाबदेही नहीं होती, वो कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं रखता, किसी चीज का उसका सब चीज अदृश्य, संदिग्ध और इस तरह की होती कि जब चाहे तब उसको नेट जाए, मना कर दें कि हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सारे कारकुन आरएसएस के हैं, जो 4 प्रमुख कारकुन वहां आ रहे हैं, 3 तो ट्रस्ट के सदस्य हैं, गोविंद देव गिरी और वो मिश्रा जी और चंपत राय, और जो राव है गोपाल राव, वो संघ के अवध प्रांत एक जमाने से देख रहे थे, वो यहीं लगाए गए थे और मंदिर में लगा दिए गए, और उन्हीं के यहाँ ये पैसा कर्नाटक में जा रहा था, उनके यहाँ नहीं, मतलब उनके जरिए जैसा आया है, ये सब आरोप आए हैं, अभी हम इनको आरोप ही कहते हैं। तो ये सब जब भी अगर जांच होगी, लेकिन क्या जांच होगी इस स्तर की, वो तो मुझे बिल्कुल शंका है कि ऐसी जांच ये न वो कराएंगे न ये करने देंगे। इस लेवल की सहमति इन तीनों में है। देखिए, ये लोग आपस में असहमत हैं प्रबंधन के कब्जे को लेकर, वो आपकी बात सही है, चाहे लखनऊ हो, दिल्ली हो और आरएसएस मुख्यालय हो, प्रबंधन के कब्जे की लड़ाई हो रही है, उसमें कुछ हिस्सा बांट आपस में होकर एडजस्टमेंट होगा, लेकिन इसका पर्दाफाश नहीं होगा। ये जो निगल लिया गया है, जो अजगर निगल गए हैं, अब ये उसके मुंह से वापसी नहीं होने वाली। और वो अजगर चूंकि एक जमाने से जाने कितनी चीजें निगल गया है, कितने मुद्दों पे वो सामने आके प्रकट में पकड़े जाने के बाद उसने चीजों को अपने पक्ष में कर लिया है, तो इस मामले में तो सवाल ही नहीं, सरकारें राज्य से केंद्र तक उनकी है, तो वो उस स्तर पे उसको जाने ही नहीं देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि संबंधित लोगों में से 1-2 लोग वहां से हटा लिए जाएंगे, जिम्मेदारियां बदल जाएंगी, और धीमे धीमे इस मामले को ठंडा करने में दूसरी घटनाओं के जरिए, दूसरी खबरों के जरिए वर्तमान डिस्पेंसेशन सफल हो जाएगा, और अंदर से माडवाली हो जाएगी कि पीएमओ कहेगा कि भाई नृपेंद्र मिश्रा नहीं तो दूसरे किसी का नाम बता दीजिए, हम उनको बना देते हैं, किसी को सीईओ यहाँ नियुक्त करते हैं। अब इनकी जो क्लासिक शैली है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक का आपने जिक्र किया, जैसे जो ये जो पत्र जारी किया गया कोषाध्यक्ष की तरफ से, गोविंद देव गिरी की तरफ से, आप देखिए इस पत्र के अंदर दस्तखत नहीं है, कोई बिना दस्तखत के उन्होंने पत्र जारी कर दिया कि हमें ये मिले हैं, 2 इस्तीफे मिले हैं। यानी जब वो चाहेंगे तब वो कह देंगे कि ये पत्र फर्जी है। दूसरे लोग कह रहे हैं, हाँ, संघ के दूसरे पदाधिकारी कह रहे हैं, हाँ, कौन सा इस्तीफा, कहाँ इस्तीफा। हाँ, तो ये अजीब स्थिति इन लोगों की रहती है, ये हर चीज को संदिग्ध तरीके से ऑपरेट करते हैं, कोई चीज इनकी स्पष्ट नहीं होती। जी। अच्छा, अब ये इसका भी सार्वजनिक जीवन में बहुत कड़ा विरोध होना चाहिए। अगर मान लीजिए पीएमओ इसमें जीत जाता है, इनके आपसी झगड़े में, जो आपसी डोमेस्टिक जो घरेलू कलह चल रहा है इनका, इस घरेलू कलह में मान लीजिए पीएमओ जीत जाता है, और नृपेंद्र मिश्र तो पीएमओ के ही प्रतिनिधि हैं, और नृपेंद्र मिश्र के हाथ में राम मंदिर की व्यवस्था की पूरी बागडोर आ जाती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर, सीईओ के तौर पर, और जो खुद भी सब जगह घूम घूम के वो बयान दे रहे हैं कि सीईओ बनाना चाहिए, सीईओ बनाना चाहिए, उन्हीं का नाम भी चलने लगा उसके अंदर। तो ऐसी स्थिति में इसका तो बड़े पैमाने पे विरोध होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में मंदिर का निर्माण हो रहा है, और उस निर्माण में कमीशन खिलाने के आरोप हैं, और उन आरोपों का कोई कहीं से खंडन नहीं किया आज तक, किसी ने नहीं कहा कि ये आरोप गलत है। देखिए, कुछ चीजें मैं जानता हूँ, नृपेंद्र मिश्रा जी उत्तर प्रदेश में रहे हैं, और मैं उनके पूरे कार्यकाल को लगभग जानता हूँ, उन्हें भी व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ।
कुछ चीज़ों में वो बहुत सावधान रहे हैं पूरे जीवन भर। हम्म। तो उनको इस लाइन में आप नहीं पकड़ सकते। ये तो बिल्कुल से मतलब इससे तो बिल्कुल दूर। उन्होंने सीधे क्या किया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया टाटा को और उसको लार्सन एंड टोब्रो को। उसके उनका काम वहाँ खत्म हो गया कि ये नक्शा है, ये आपको बनाना है, ये है। स्थानीय सपोर्ट के लिए उन्होंने ये जो लोग जो वहाँ हैं मतलब आरएसएस के जो लोग हैं कि भाई कोई सप्लाई वगैरह आपको लेनी तो इनसे लीजिए। तो ये सप्लायर्स ने ये चोरी की जितनी भी बातें आई हैं ये मटेरियल सप्लाई में आई है कि मटेरियल सप्लाई में कमीशन खाया गया, ये ठेकेदारों से और उसमें खाया गया होगा। तो ये बात उनके हक उनको ये तो आप मतलब नहीं उन पर ले जा सकते कि नृपेंद्र मिश्रा इस मामले में किसी भी लेवल पे, इसीलिए वो इतने ढंग से बोल भी सकते हैं। उन पर ये मामला कोई नहीं छिड़क सकता। वो इस मामले में बहुत सावधान हमेशा रहे हैं जीवन भर, और अगर कहीं उनका कुछ होगा भी तो किसी को इसका अता पता नहीं लगेगा। इस मामले में मतलब बहुत ही वो रहे, और कोई उस तरह से बहुत ओपन वाले उनकी छवि ये वाले मामले में नहीं रही। बहुत प्रमुख पदों पर रहे हैं और बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं, और बहुत उनके बारे में बहुत सारी नकारात्मक बातें हैं, ढेर सारी हमारे पास, सबके पास। लेकिन ये बात नहीं उन पर लगाई जा सकती कि वो कहीं पैसा वैसा लेने में उनका किसी भी किस्म से कोई बात कर पाएगा। नहीं, ये सवाल नृपेंद्र मिश्रा के व्यक्तिगत रूप से पैसे खाने का नहीं है, मैं जो उठा रहा हूँ ना। किसके लिए लेंगे? किसके लिए लेंगे? पीएमओ भी पैसा उनके जरिए कलेक्ट नहीं करता। नहीं, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि केवल उन्होंने 2 विख्यात कंपनियों को ठेका दे दिया, केवल इसीलिए उस ठेके में जो लागत जो तय की गई, उसकी जो लागत तय की गई, हमेशा जितने भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, वो प्रोजेक्ट में लागत तय करने वाले मुकाम पर ही उसमें उसके भीतर में ये भारत की परंपरा है, भारतीय उद्योगपति परंपरा है, वहीं पे उसमें 10-15% जो भी होता है उसमें किकबैक शामिल कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी लागत में किकबैक शामिल होता है, और यहाँ तक कि प्रोजेक्ट बनाने वाला ही खाता है उसके अंदर। हाँ, लेकिन ये हम लोग थोड़ा सा इन कंपनियों को एकदम से ऐसे कटघरे में, मैं थोड़ा सा जानता हूँ, व्यापारिक काम में मैं रहा हूँ। ये जो कंपनियां हैं लार्सन टोब्रो या टाटा वगैरह, ये इस तरह से रिश्वतें नहीं देते। इनके ऊपर एक ही आरोप है टाटा पर, जो आसाम में कुछ अतिवादियों ने इनसे पैसे ले लिए थे। वो एक विशेष परिस्थिति थी जिसमें वहाँ हिंसा हो रही थी और इनको प्रोजेक्ट वगैरह करने में कठिनाई थी। ये ऑबलाइज करते हैं, आपके कहने पे नौकरी दे देंगे किसी को, किसी जगह कोई किसी प्रोजेक्ट में कोई काम दे देंगे, जैसे कोई कहेगा इनको सप्लाई का काम उनका दे दीजिए, दे दिया। इस तरह की चीजें कर देते। कैश या इस तरह के घूस देने वाले मामलों से ये इन लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा बचा रखी है। तो चूंकि मैं इससे थोड़ा बहुत प्राइवी हूँ इनके कामकाज से, इसलिए मैं एक ये नाम लाए ही इसीलिए गए नृपेंद्र मिश्रा द्वारा कि इतने बड़े हम नाम और ऐसे नाम लाएंगे जिन पर ये चीज लगेगी ही नहीं। अगर नृपेंद्र मिश्रा का इसमें कुछ होगा भी तो ये आसान नहीं है, बहुत वैसे ये लगभग बहुत मुश्किल काम है। और ये लोग ये सब इनकी थोड़ी सी ख्याति है, जैसे वो शकूर जी पालन जी है, ये कुछ कंपनियां हैं देश में जिन्होंने कोशिश की है चीजों में इस दौर में भी बचाए रखने की। तो ये चूंकि मैं जानता हूं इसलिए मैं इनको नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। नहीं ले जाना चाहता। अब हम लोगों को राजनीतिक प्रश्न पे थोड़ी चर्चा करनी चाहिए इसके। वो राजनीतिक प्रश्न ये है, सारी चीजें राजनीति से जुड़ी हुई हैं, हर प्रश्न राजनीतिक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ प्रश्न ज्यादा राजनीतिक होते हैं। इसमें योगी आदित्यनाथ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उसको योगी आदित्यनाथ जो है वो जगह जगह तमाम लफाजी करते हुए घूम रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और उनका हमला जो है वो केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ऊपर ही केंद्रित है। तो अब चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश में उन्हें, और वो चुनाव लड़ नहीं सकते बिना नरेंद्र मोदी, लड़के जीत नहीं सकते बिना नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सक्रिय सहयोग और आपसी तालमेल के। वरना इस तरह लोकसभा चुनाव में आपसी तालमेल का अभाव था तो वहां पर नुकसान हो गया था भारतीय जनता पार्टी को, और ऐतिहासिक नुकसान हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं। वो कहानी कोई नहीं दोहराना चाहेगा। तो एक फौरी समझौता तो इन दोनों के बीच में बनता ही है, जो मेरे ख्याल से हो भी गया है, और उसके लक्षण भी योगी आदित्यनाथ की बोलचाल और भाषणबाजी में दिखाई देने लगे हैं कि वो इस तरह का हो गया है।
और जैसे कि मैं मानता हूं कि अगर ये 1 साल भर पहले ये घोटाला आया होता तो उसमें हो सकता है योगी आदित्यनाथ ने कुछ लोगों को नाप दिया होता और अपना तेवर दिखाया होता, देखो हमने भ्रष्टाचारियों को थोड़ा फिट कर दिया यहाँ पर। लेकिन अब तो मेरे ख्याल से इन सब लोगों को जो बच निकलने के लिए जो पतली गली मुहैया कराई जा रही है, वो काम योगी आदित्यनाथ ही कर रहे हैं, ऐसा लगता है। देखिए, योगी आदित्यनाथ के बारे में भी बहुत मतिभ्रम है। हम्म, वो कोई रैम्बो नहीं है। किसी मुसलमान बदमाश को जेल में ऐसी परिस्थिति कर देना कि उसकी मृत्यु हो जाए, या किसी को यहाँ एसटीएफ वगैरह की अपराधियों की मांडवाली से किसी को सड़क पे मरवा देना, एनकाउंटर कर देना, वो एकदम अलग क्षेत्र है। वो बेचारे हेल्पलेस हैं, इस दौर में नहीं मुकाबला कर सकते चीज़ों का। लेकिन योगी आदित्यनाथ की ये सामर्थ्य नहीं है कि वो आरएसएस से और पीएमओ से पंगा लेंगे। ये हम लोग बहुत गलतफहमी सोचते हैं, और वो लेंगे ही नहीं। वो ऐसे कोई बहुत सूरमा नहीं है, हम जानते हैं उनकी सामर्थ्य। बस ये है कि फूफा करेंगे। अब उनको चुनाव लड़ना है तो वो जाहिर है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि वो अखिलेश पे और इन पे निशाना लगाते हुए मिलेंगे और एसआईटी को बेचेंगे, जो एसआईटी है ही नहीं, एसईटी है। वो एक इंक्वायरी कमेटी थी, वो एसआईटी अब बन सकती है, या उसको अब जिम्मेदारी दे दें जांच की, तो अब वो एसआईटी होगी, चूंकि एफआईआर हो गई। तब तो एफआईआर हुई नहीं थी, उन्होंने तो 19 दिन एफआईआर को टाला। सच्चाई तो यह है कि उन्होंने तो फैसिलिटेट किया आरएसएस और इस मामले को ठंडा करने में मदद की। तो वो और वो दिल्ली से कोई लड़ने की स्थिति में भी नहीं है। दिल्ली ने अभी दिल्ली का इस बार चुनाव पंजाब में हो रहा है। आपके कार्यक्रम में एक बड़ी बात मैं कह रहा हूं, दिल्ली लड़ेगी पंजाब और हम सबको चकित करेगी। उत्तर प्रदेश में उसके लिए क्या लड़ाई है भाई? कोई तैयारी नहीं है विपक्ष की। अखिलेश अब जाके इधर उधर एक दो जगह निकले मिले, कोई उनके, मैं तो बहुत चीजों को देख रहा हूँ और लगातार फॉलो कर रहा हूँ उनके अंदर जाके। मतलब जो मुकाबला उनके सामने आने वाला है, जो अभी बंगाल में घटा, बिहार में हुआ, हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, जो चैलेंज है उसके सामने कांग्रेस तो कमाल ही है, लेकिन अखिलेश भी कोई ऐसी तैयारी नहीं है। ये कल्पना है उनकी कि 37 सीट उनको लोकसभा में मिल गई थी और 43 उनके ग्रुप को मिल गई थी, तो इसलिए माहौल उनके पक्ष में है। लेकिन जिनसे लड़ाई है, जिनसे मुकाबला है, वो ऐसे माहौलों को बदल के कब क्या कर देते हैं और कैसे वो इसमें इंस्टीट्यूशंस, चुनाव आयोग वगैरह सब शामिल होंगे। अभी तो बिल्कुल मुझे कोई भरोसा नहीं दिखता कि ये ठीक से लड़ पाएंगे। और जो 24 में हुआ, वो 24 के बाद कहाँ किसी राज्य में हो पाया, तो उत्तर प्रदेश में जादू कैसे हो जाएगा? 24 में तो सब जगह सब कुछ, बहुत कुछ हुआ था। जी जी, नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उन्होंने पूरा तैयारी कर रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर से आप यूपी में दिल्ली को काम करते हुए चुनाव के लिए देखेंगे, देखिएगा। सितंबर अक्टूबर से पहले अभी वो दूसरे कामों में लगे हुए, बहुत सारे उनके काम है। वो तो भाई देशव्यापी काम कर रहे हैं ना, जाने क्या क्या, डिलिमिटेशन, सदर्न स्टेट्स, बंगाल, घुसपैठिया, मतलब उनके पास बहुत सारे काम है। उत्तर प्रदेश उनमें से एक है। उत्तर प्रदेश वो ले लेंगे जब उनको करना होगा। यहाँ तो उनकी सरकार है, वो सरकार सिर्फ योगी जी की नहीं है। इस सरकार में अभी ये तमाम संस्थानों वगैरह में नियुक्ति के लिए योगी जी के यहाँ से मुझे पता है कि कई बार नाम भेजे गए। दिल्ली को फुर्सत ही नहीं थी कि उसने उन नामों पर विचार करके कुछ अपने नाम दिए होते, इसलिए मामला 1 साल से लटका हुआ है। ये चुनाव से पहले योगी जी चाहते थे कि उन सब पे हम लोगों की नियुक्ति कर दें, थोड़ा उसमें भी राजनीतिक रूप से लोग मिल जाते हैं और चलने वाले, और थोड़ा सा हिस्सा बांट हो जाती है। तो सब पेंडिंग है। 2-3 बार इन्होंने भेजा, अभी तक वहां से होके नहीं आया। तो दिल्ली अभी उसने उत्तर प्रदेश में ये उसके सामने एक सवाल आ गया है, तो इस पे वो काम कर रहे होंगे। क्या है ये अभी राम मंदिर वाला भ्रष्टाचार किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में ले जाया जा रहा है उसको नियोजित रूप से? देखिए, संघ, बीजेपी, मतलब दिल्ली और लखनऊ, ये सब इसको धीरे धीरे डाई डाउन करने की ओर जाएंगे। लेकिन इसमें जो बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि बहुत सारे लोगों की आस्था जो है वास्तविक भी होती है ना। बहुत सारे लोग तो इसमें धर्म में विश्वास करते हैं भाई। और ऐसे ऐसे असंख्य लोग वो भी हैं जो राइट विंग के लिए प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, या वो विचार से उस तरफ थे,
वो लोग इसमें बड़े-बड़े सवाल कर रहे हैं। हम्म, आप कई यूट्यूबर्स को देखेंगे, बड़े-बड़े हैं या पत्रकार जो सोशल मीडिया वगैरह पे हैं, जो ओपनली राइट विंग है या आरएसएस से संबंधित रहे हैं। ऐसे लोग इस मामले में इसको पचा नहीं पा रहे हैं। वो और जोर से सवाल कर रहे हैं। और तमाम ऐसे धार्मिक फ्रिंज नेता, जो चाहे वो डासना वाले हों, अयोध्या में ही कई हैं, अन्य शंकराचार्य लगभग सारे, वो सब भी बड़े सवाल कर रहे हैं। तो इस मामले पे सवाल बहुत जगहों से आ रहे हैं, इसलिए मामला फ्लेयर अप कर रहा है। और आरएसएस और पीएमओ और लखनऊ का सीएमओ, ये तीनों जो है कोशिश करेंगे कि धीरे 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 इसको डाई डाउन कर ले, चुनाव से पहले सितंबर तक इसको कर ले। अब देखना यह है कि क्या ये ऐसा होता है या नहीं, बस इसी में बात है, मेरी नजर में तो यह है। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी। बहुत आपने गहरा और विस्तृत विश्लेषण किया, इसके राजनीतिक पहलुओं पर भी हम लोगों ने विचार किया। उत्तर प्रदेश के चुनाव के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है और किस तरह से पूरी प्रक्रिया को एक नियोजित तरीके से एक खास दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है, ये भी आपसे बातचीत से स्पष्ट हुआ। और ये तो मसला हम लोगों को कई बार इस पर बातचीत करनी पड़ेगी, और ये कितना भी वो लोग उसे दबा दें, लेकिन राजनीति पे इसका असर पड़ना तो लाजमी है। कुछ ना कुछ असर तो इसकी जरूर पड़ेगा, वोटरों के ऊपर भी पड़ेगा। बहुत सारे वोटर भी अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करेंगे इस घटना की रोशनी में, और हम लोग बार बार इसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।